जाएंगे कॉन्सेप्ट, ये काफी प्यारे क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर और बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा फिर से। ठीक है, आ जाओ। एक आदमी ने एक घोड़ा और एक ऊंट खरीदा। घोड़े को 20% की लाभ पर और ऊंट को 10% की हानि पर क्या किया, बेचा। इस तरह उसे ना तो लाभ हुआ ना ही हानि हुई। यदि घोड़े को 5% की हानि पर और ऊंट को 5% के लाभ पर बेचता तो 600 रुपये प्राप्त होते। ठीक है, तो घोड़े और ऊंट की कीमत ज्ञात करो सर। तो क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, मैं आराम से 10वां भी मैं दोबारा बता देता हूँ कि उस दिन 10वां भी जल्दीबाजी में हुआ था, तो हो सकता है कि कई सारे बच्चों को कंसेप्ट ना पता लगा हो, तो 10वां भी मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ ना। आ जाओ, पहले 10वें का कंसेप्ट समझो कि क्या कहता है ये क्वेश्चन और कैसे किया जाएगा। अगर मैं एक घोड़े को 6200 रुपये में और एक गाय को 2600 रुपये में बेचता हूँ, ऐसा बोला जा रहा है, यानी कि आपके ये दोनों जो दे रखे हैं मूल्य, ये क्रय मूल्य है या ये विक्रय मूल्य है, आप बस इतना सा बताओ मेरे को। तो गुरुजी आपने और इस क्वेश्चन ने पढ़कर हमें इतना बता दिया है कि हॉर्स और काऊ का सेलिंग प्राइस मुझे दिया गया है कि घोड़ा तो 6200 रुपये का है और गाय जो है वो 2600 रुपये की है, तो मुझे दोनों की कीमत पर 10% का लाभ मिलता है। ठीक है, यानी कि मतलब जब दोनों को आप किस कीमत पर बेच रहे हो ना, तो आपको 10% का लाभ मिल रहा है, यानी कि आपका टोटल सेलिंग प्राइस कितना था अकॉर्डिंग टू द हॉर्स और घोड़ा 8800 आपका टोटल सेलिंग प्राइस है और यहाँ 10% का लाभ होता है। तो अगर 11 में बेचने पर 8800 के बराबर है तो क्रय मूल्य आपका कितना होगा, 8000। ये आपको निश्चित तौर पर पता होना चाहिए कि जो आपका क्रय मूल्य होगा वह 8000 हो जाएगा। किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, ये दोनों का क्रय मूल्य है। अब बोला गया है कि अगर मैं घोड़े को 6000 रुपये और गाय को उसकी कीमत पर बेच दूं तो कितने रुपए का लाभ होता है। सुन रहे मेरी बात, घोड़े को तो 6000 रुपये में और गाय को उसकी कीमत पर बेच दूं, अच्छी बात है यार। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर आप 8000 रुपये अगर आपका सीटी है तो क्या 9000 आपका सेलिंग प्राइस होगा, ऐसा है क्या यहाँ पर। रितु अभी इस पर ध्यान दो, ये समझ में आ गया था क्या रितु आपको, बोलो रितु ये समझ में आ गया था, जल्दी बताओ रितु, ये क्वेश्चन समझ में आ गया था क्या। नो सर, तो तुम्हारा ध्यान इस पर तो है ही नहीं, तो जहां चीज वो चल रही है उस पर ध्यान दो, डिस्टर्ब मत करो क्लास में। ठीक है, एक बच्चा पूछ रहा है सर 9000 कैसे आ गया, मैं दोबारा से बोलता हूँ, क्या यहाँ तक आप सभी को पता लग गया कि 8000 रुपये आपका सीपी आ चुका है दोनों का। दोनों कौन कौन है, हॉर्स और काऊ, दोनों का सीपी निकल कर आ गया सर। ठीक है, कोई इशू नहीं है, आपको ये बोल रहा हूँ मैं कि 12.5% का लाभ हो रहा है, तो 8000 12.5% होता है, रेशो में आप देखते हो तो 8 से 9, यानी कि 8 बराबर 8000 है, जो कि कॉस्ट प्राइस तो कॉस्ट प्राइस रहेगा, यानी कि 9000 आपका सेलिंग प्राइस है। इस 9000 के सेलिंग प्राइस में सुनना, इस 9000 के सेलिंग प्राइस में 6000 रुपये का तो घोड़ा है और गाय 3000, और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि यही गाय की क्या है, क्रय मूल्य। कैसे पता चला ये बताओ, क्योंकि बोला गया ना कि गाय को उसकी कीमत पर बेच दूं, यानी कि कीमत पर ही बेच दूं, बस उसकी कीमत पर ही। और ठीक है, तो अगर गाय अगर 3000 रुपये की है और दोनों को मिलाकर क्रय मूल्य 8000 है, तो घोड़ा कितने का होगा, 5000। तो आपके दिमाग में अब डाउट ये नहीं होना चाहिए सर इस 6000 का क्या होगा, सर इस 6200 का क्या होगा, इस 2600 का क्या होगा, कोई मतलब नहीं है। ये क्वेश्चन तो ऐसे ही चलता जा रहा है, इनको जोड़ने पर सीपी निकाला, सीपी को सीपी के बराबर करके नया एसपी निकाला, उसमें आपको हॉर्स का दे रखा था तो बचा हुआ काऊ का आ गया और काऊ का सीपी आ गया, अब टोटल सीपी में से घटा दिया, बस क्लियर, लिंक है बस आपस में। हाँ, अगला करके देखें हम, है ना। अब इसको भी समझते हैं, आराम आराम से सीखते हैं। ठीक है, कृपया करके कोई जल्दबाजी नहीं करेगा क्योंकि ये अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, जो कि प्रॉफिट लॉस के बिहाफ पर पूछे जाते हैं। सर काऊ का डायरेक्ट सीपी कैसे निकल जाएगा, डायरेक्ट नहीं निकला, 9000 आ रहा था सेलिंग प्राइस, अब 6000 में तो घोड़ा बेच रहे हो आप, अब तो बचा हुआ अमाउंट क्या 3000, अब वो 3000 उसकी कीमत ही है, यानी कि सीपी है, ऐसा बोला है। ठीक है, चलिए सर, एक आदमी ने एक घोड़ा और एक ऊंट खरीदा और वही बोला जा रहा है कि घोड़े को 20% के लाभ पर और ऊंट को 10% की हानि पर। अब ना लाभ हुआ ना हानि। यदि मैं घोड़े को 5% की हानि पर और ऊंट को 5% के लाभ पर बेचता तो 600 रुपये प्राप्त हो। आराम से करवाता हूँ, आ जाओ हॉर्स पे आ जाओ और कैमल पे आ जाओ। तो मैं कह सकता हूँ क्या, हॉर्स का 20% बराबर होगा कैमल के 10% से। तो हॉर्स और कैमल का क्रय मूल्य का रेशो कितना आ गया, 1/2। भाई मजा आया नहीं आया, क्या पहले ही स्टेप में आपने चौका मार दिया, बिल्कुल मारा है, क्योंकि यही मैं आपको शुरू से सिखाता हुआ आ रहा हूँ, ना लाभ हुआ ना हानि, तो यानी कि जो इसके द्वारा हुआ लाभ है इसके द्वारा हुई हानि के बराबर होगा। सर 120 क्यों नहीं किया ईशान, 120 क्यों नहीं किया ईशान, ये तो मैं तुमसे पूछूंगा,
मुझे तो पता है कि क्यों नहीं किया, और ये शुरू से बताता हुआ आ रहा हूँ, शुरू से, अब आज की बात नहीं है। क्योंकि मेरे दोस्त ये प्रॉफिट लॉस को बराबर करने के लिए बोल रहा है। 120 आपका प्रॉफिट लॉस थोड़ी है, 120 तो सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस थोड़ी बराबर करना है। क्लियर? अब समझ में आ गई बात? चलो अच्छी बात है। एफसी को इक्वल नहीं करना, आपसे लाभ हानि बराबर करने के लिए बोला है, और बराबर होगी तभी तो होगा। तो सर ये सीपी निकल कर आ गया, अच्छा लगा, कोई बात नहीं। अब ये सीपी निकल कर आ गया तो ये बोला जा रहा है कि घोड़े पर 5% की हानि। तो देखो इसको क्या मैं बोल सकता हूँ, घोड़ा 100 रुपए का है और ऊंट 200 का है, बोलो हाँ या ना, बोल सकते हो। तो घोड़े पर 5% की हानि यानी कि 95, और ऊंट पर 5% का लाभ यानी कि इसका 5% 1/210। किसी को यहाँ तक कोई परेशानी? बोले सर नहीं। अब ये बोला जा रहा है तो उसे 600 रुपए प्राप्त होते हैं, ही अर्न 600 रुपया। ठीक है, तो 600 रुपए कैसे प्राप्त होंगे? टोटल सीपी कितना है? 300, और टोटल एसपी कितना है? टोटल एसपी 305। तो कितना अर्न कर रहे हो आप? 5 रेशो। ये किसके बराबर है? 600 के 1 रेशो बराबर 120। अरे वाह यार, यानी कि घोड़े और ऊंट की कीमत कितनी हो जाएगी? 12,000 और 24,000। तो 205 होगा ना रोहन? मैं आपके जज्बे की कदर करता हूँ, लेकिन फिर भी आपकी बुद्धि को चलवाने के लिए मैं थोड़ा सा आपको प्रेरित करूंगा कि कृपया करके इसको चलाएं, अन्यथा ये जंग लग जाएगी इसमें। अरे कठिन था क्या? एक छोटी सी लाइन में सॉल्व हो गया, और क्या चाहिए तुम्हें? किसी को कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। वो कॉम्प्लिकेटेड है, इतने में तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता जितने में तुमने कमेंट लिखा था कॉम्प्लिकेटेड है। दोबारा बताता हूँ, देखो कितना आसान है। क्या पहले नियम के बाद पहली लाइन दोबारा पढ़ो? घोड़े को 20% के लाभ पर और ऊंट को 10% की हानि पर बेचा तो ना लाभ हुआ ना हानि। तो क्या आप यहाँ से हॉर्स और कैमल के क्रय मूल्य का अनुपात निकाल सकते हो क्या? 1/2। क्या आप ये कह सकते हो क्या कि 100 रुपए का अगर घोड़ा है तो 200 रुपए का ऊंट है? मान सकता हूँ, मान सकते हो सर। तो टोटल क्रय मूल्य कितना आ रहा है? 300 रुपया। ये टोटल सीपी है, मानना तो पड़ेगा। ओके, अब भाई आप घोड़े को 5% की हानि पर बेचोगे तो कितना? 95, क्योंकि 100 का 5% 5 ही होता है, ठीक है। और ऊंट को 5% के लाभ पर बेचोगे तो इसका 5% 10 होता है ना रोहन? हर किसी का 5% 5 नहीं होता, तो बुद्धि का उपयोग करना जरूरी था। तो तुम तो 205 कह रहे थे और मेरे से भी कह रहे थे ना 205 करिए उसको। तो यहाँ 200 का 5% निकालना है तो 10 होगा, यानी कि 210। ये क्या निकल कर आया? एसपी सेलिंग प्राइस, जो कि कितना निकल कर आया? 305। कोई दिक्कत आप लोगों को? चलिए वर्षा, वर्षा ये समझ लोगी क्या? यदि जो मैं समझा रहा हूँ वो भी नहीं आएगा फिर, इसलिए जो चीज चल रही होती है वहां पर ध्यान देना जरूरी होता है, क्योंकि जैसा आप सोच रहे हो हमेशा वैसा नहीं है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत? ये आपका टोटल सीपी है, ये टोटल आपका एसपी है। क्वेश्चन ये बोलता है कि 600 रुपए प्राप्त होते हैं, यही तो उसकी अर्निंग है, यही तो उसका लाभ है। तो जो ये 5 रेशो का लाभ हुआ वह 600 के बराबर है, 1 बराबर 120। तो 100, यही तो माना था 100 और 200, तो 12,000 और 24,000 ऐसे हो गया। क्या है बताओ इसमें? एक सिंगल लाइन में क्वेश्चन बन रहा है और लोग कह रहे हैं कॉम्प्लिकेटेड है। कहाँ कॉम्प्लिकेटेड है भाई? चलिए सर 1 बराबर 100, 1 बराबर 100 नहीं, जैसे कि ये 1:2 है तो आप इसको 100 और 200 मान के सॉल्व कर रहे हो बस, क्योंकि ये तो अनुपात है ना। आप इसमें 100 का गुणा कर दोगे 100 हो जाएगा, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, 1:2 में होना चाहिए बस, माना है हमने, है ना? अच्छा ये आंसर है, ये आंसर है। नेक्स्ट अगला करके देखो, आप एक बार ट्राई मार लो, क्या दिक्कत है? हजार भी मान सकते हैं, तो 1000 मानोगे तो 2000 मानना पड़ेगा दूसरा। तो बात वही पड़ती है। 100 इसलिए मानते हैं क्योंकि परसेंटेज में आसान है, 100 के रेस्पेक्ट। तबाना करिए तो 210 कैसे? तबाना आप इतना दिमाग लगाओ कि 200 रुपए पर 5% का प्रॉफिट, बस इतना मुझे जवाब दे दो फटाफट से, क्या होगा एसपी, क्या होगा? ये सीपी है, उसके बाद अपने आप पता लग जाएगा कि 210 कैसे आया। एक आदमी एक किताब और एक मेज को 13% और 9% के लाभ पर बेचता है सर। एक आदमी है ना, एक किताब को और एक मेज को 13% और 9% के लाभ पर बेचता है और लाभ के रूप में इतने रुपए कमा लेता है। अगर वह किताब को इतने रुपए लाभ और टेबल को इतने रुपए की हानि पर बेचता तो कोई लाभ नहीं और कोई लाभ नहीं हानि होती है। अच्छा, नो प्रॉफिट नो लॉस। ओके, तो समझ में आ गया क्या? बुक का 1/6 समझ रहे हो, बराबर टेबल का 1/9 बराबर है। तो क्या बुक और टेबल का रेशो निकल कर आ गया? इसलिए कहता हूँ बस बुद्धि को यहाँ रखो आप, दो अनुपात। मजा आ गया? बोले वाह यार। क्या मैं इसको 200 मान लूं? तो अगर आप इसको 200 ले रहे हो आपकी सुविधा के हिसाब से, तो इसको आप 300 ले लो, ठीक है। ये आपका टोटल कितना हो गया? 500। ये आपका क्या हो गया? क्रय मूल्य। किताब को 13% के लाभ पर, तो 13 दूनी 26, तो 26 अगर इसमें जोड़ोगे तो 226, और
यहाँ तक तो ठीक है। अब बुक पर क्या हो रहा है, इस पर 13% का लाभ हो रहा है, इस पर क्या हो रहा है, इस पर 9% का लाभ हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, आप तो 9% को बेस मान लो, ये कितना 4 दूनी 8, 1 कटेगी तो सब में बटेगी, तो ये हो गया सर 10.6। तो 10.6% का आपका लाभ हो रहा है, टोटल प्रॉफिट ही तो है ये। और ये किसके बराबर होगा, ये ना 1060, तो 100% बराबर कितना आ गया, बोलो सर 2:3 कैसे आया बता दीजिए मेरे में, थोड़ा टाइम पर आ जाए तो बस क्लास में, बाकी आपको सब समझ में आ जाएगा। बाकी आप हो तो इंटेलिजेंट, बस टाइम पर नहीं आते हो, है ना। ये 1/6 कैसे आया, इससे आया 16, और ये 1/9 इससे आया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो यहाँ 100% अगर निकालोगे तो कितना निकल कर आ रहा है, 10,000 आ रहा है, यानी कि टोटल आपका क्रय मूल्य कितना है, 10,000 है। तो 2:3 में बांट दो, तो 5 रेशो बराबर अगर आपका 10,000 है, 1 रेशो बराबर 2,000 है, तो बुक का होगा 4,000 और टेबल का होगा 6,000। बोलो कैसा लगा तरीका। अब आप चाहो तो इस वाले को भी वैसे कर सकते हो, अभी जैसा बताया करके दिखाओ। चलो दोनों अच्छे हैं, लेकिन दोनों ही आने चाहिए। सर कैसे करेंगे इसको, जेएसएम से वही तरीका अपने पास, घोड़े को 20% और उसको 10%, ठीक है। ये तो 1:2 आ गया, यानी कि सर हॉर्स और कैमल का जो सीपी है वो 1:2 है। अब इसमें कितना परसेंटेज प्रॉफिट हो रहा है, घोड़े पर तो माइनस का 5% चल रहा है और कैमल पर प्लस का 5, ठीक है। तो आप क्या करोगे सर, आप मान लोगे माइनस का 5 है, यहाँ से 0 आ रहा है, यहाँ से 10 दूनी 20/3, तो कुल मिलाकर जब प्रॉफिट निकल कर आया तो 5/3 आया, सही बात है ना। और ये किसके बराबर है, 600 रुपए। 100% कैलकुलेट करो, 360, या यूं कह सकता हूँ 3600, है ना, 36,000 आ गया। अब बांट दो 3 रेशो में, तो 3 रेशो बराबर 36,000, 1 रेशो बराबर 12,000, 24,000 आंसर। तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, आपको 2 तरीके आ गए, हाँ ठीक है, दोनों ही अच्छे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आप खुद बना के बताओगे क्या। योगेश कह रहा है जेएसएम समझ नहीं आता, कोई बात नहीं योगेश, अगर आपने मन में सोच लिया है कि नहीं आता तो मैं क्या दुनिया की कोई ताकत नहीं दिखा सकती। अगर आप मन में ये सोच रहे हो यार नहीं आता मुझे सीखना है, मैं देखता हूँ कि सर कैसे लगाते हैं और बच्चे कैसे लगाते हैं, तो आ जाएगा। तो वो डिपेंड करता है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। आप सीखने की कोशिश करोगे तो आ जाएगा। हाँ अब बच्चा कह रहा है सर कैसे सीखे, अरे भाई यहाँ पढ़ाया हुआ है मेरा, यहाँ पढ़ाया हुआ है पूरा, सिखाया हुआ है पूरा, आप सीखो, अपने आप सीख जाओगे। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। रोहन ने एक कलम और एक किताब खरीदी सर, पेन को 5% की हानि पर और पुस्तक को 15% के लाभ पर उसे 7 रुपए का लाभ हुआ, और पेन को 5% के लाभ पर और पुस्तक को 10% के लाभ पर बेचा होता तो 6 रुपए अधिक का लाभ होता। ओके, तो क्या मैं यहाँ 2 इक्वेशन और 2 वेरिएबल से सॉल्व कर सकता हूँ, बिल्कुल। जैसे कि देखो पेन और बुक, एक पेन को 5% की हानि है और पुस्तक को 15% का लाभ है, कुल मिलाकर क्या हो रहा है 7 रुपए। पेन को 5% का लाभ है और पुस्तक को 10% का लाभ है, तो 6 रुपए ज्यादा। पेन निकालना है, पुस्तक को उड़ाओ, पुस्तक को उड़ाने के लिए क्या करोगे, 2 का गुणा, यहाँ 3 का, माइनस माइनस माइनस, -15 और माइनस का 10, माइनस का 25, 39 में से 14 गए तो माइनस के, 39 में से 14 गए तो माइनस का 25, कटिंग हो गया। पेन कितने का आ गया, 100 रुपए का। कोई मजा आया नहीं आया। अब यहाँ बच्चा गलती क्या करता है ये भी बता देता हूँ मैं, बच्चा पता है गलती क्या करता है, वह 5% की हानि हो रही है तो 95 ले लेगा, लेकिन आज आपको पता है कि यहाँ 95 नहीं आएगा, यहाँ 115 नहीं आएगा, यहाँ प्रॉफिट लॉस ही चलेगा डायरेक्ट। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि आप लाभ में ही बात कर रहे हो, आप लाभ और हानि में, आप सेलिंग प्राइस से बात नहीं कर रहे हो, ये निश्चित तौर पर आपको समझना होगा, ठीक है। नेक्स्ट करके बताओ, सोचो।
है और पुस्तक को 19% के लाभ पर वह लाभ के रूप में 160 कमाता है। यदि मेज को 12% के लाभ पर और पुस्तक को 16% की हानि पर बेचेगा तो 40 रुपए की हानि होती है। करो, कैसे करोगे देखो। अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। तो कैसे करोगे? दो इक्वेशन बनाता हूं, माइनस का 12% ऑफ टेबल प्लस 19% ऑफ पुस्तक बराबर 160 रुपए। 12% ऑफ टेबल, 16% ऑफ पुस्तक, माइनस का 40। बताओ कोई दिक्कत आई क्या? नहीं। पुस्तक का क्रय मूल्य, अब मेरे को समझ में आ गया कि इन दोनों को जोड़ना ही उचित है। अब जैसे ही जोड़ा तो 3% ऑफ पुस्तक बराबर 80, ओ सॉरी 120। तो पुस्तक कितने की हो गई? 4000। मजा आ रहा है? कहाँ का मेरे महानुभावों ये बता दो। आप करो तो सही, लेकिन आपको क्या लगता है कि मैं इसको छोड़कर सारे मेथड से कर सकता हूँ? और जब वो अगर मैं बता देता तो आपको लगता है कि इसको छोड़कर मैं सारे मेथड से कर सकता हूँ। तो जो एक्चुअल मेथड है उस पर ध्यान नहीं दे पाते हो आप, और ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो जो है उस पर करके देखो, एक लाइन में उत्तर आ रहा है, इससे ज्यादा आसान नहीं कर सकते आप। ठीक है, चलिए। हाँ, अभी पूछ रहे हैं बच्चा सर प्लस माइनस समझ में नहीं आता, क्योंकि आप क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो ना। आप मुझे बताओ कि मैंने कौन सा माइनस लगा दिया और क्यों लगा दिया, उसके पीछे क्या कारण रहा होगा। क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन में सब लिखा हुआ है। आप बताओ क्या कौन सा वाला माइनस समझ में नहीं आया आपको? सब लिखा हुआ है। 12% की हानि है तो -12 लिखा, 19% का लाभ है तो +19 लिखा, प्रॉफिट हो रहा है तो 160 लिखा, 12% का लाभ है तो 12 प्लस में लिखा, पुस्तक पे 16% की हानि है तो माइनस में लिखा, और हानि 40 रुपए की तो 40 माइनस में लिखा। क्या दिक्कत है बताओ? वो करो तो सही। तो लास्ट में ऐड किया था तो कंचन तुम बेवकूफ हो क्या? बेवकूफी तो मत करो, कम से कम कंचन अंतर तो देखा करो। वहां लॉस हो रहा होता तो नेगेटिव लिखता, प्लस 6 रुपए अधिक का लाभ हो रहा है तो प्लस में लिखूंगा। हाँ, ऐसे रखना है क्या कि लास्ट में तो ये किया था, क्यों किया था ये भी तो देखा करो। वहां उसकी डिमांड थी तो इसलिए किया, वहां यहाँ डिमांड नहीं है, यहाँ हानि हो रही है तो माइनस में कर दिया। सब ठीक है, करने की कोशिश करो। चलो क्वेश्चन को करके बताओ। सभी लोग मेरे मेथड से करेंगे, करो एक बारी देखते हैं। आया। मोहन ने एक किताब और एक पेन 2000 रुपए में खरीदा। उसने किताब को 13% के लाभ पर और पेन को 17% के लाभ पर बेच दिया। यदि मैं पुस्तक को 17% के लाभ पर और पेन को 13% के लाभ पर बेचता तो 8 रुपए अधिक और मिलते। ठीक है, किताब है सर, बुक है, उसको 13% का प्रॉफिट, कलम को 17%। ठीक है, यदि मैं पुस्तक को 17% और कलम को 13%, तो उसे 8 रुपए अधिक मिलते। तो उसे क्या मिलते? 8 रुपए अधिक मिलते। यानी कि अगर आप इसमें से घटा दोगे तो 4% ऑफ बुक माइनस 4% ऑफ पेन किसके बराबर है? 8 रुपए के बराबर है। तो बुक और पेन की लागत मूल्य का अंतर कितना है? 200 रुपया। मजा आ रहा है? हो गया भाई, आंसर आ गया। तुम कहां सो रहे हो? अब आप सोचो कि सर मैं क्यों नहीं सोच पाया। आप भी सोचोगे अब, लेकिन थोड़ा टाइम दिया करो कि यार ये क्या था। अच्छा सर ने क्या किया, इसमें से घटा दिया किसी। अब ये 8 रुपए अधिक मिलते हैं, इसका मतलब अधिक या कम का मतलब क्या होता है? डिफरेंस ही होता है। तो इसमें से ये घटाऊंगा तो 8 रुपए आना चाहिए, क्योंकि नीचे वाले पे 8 रुपए ज्यादा मिल रहा है।
सेलिंग प्राइस से बांधती है। और ये तो डिस्काउंट आ जाएगा बीच में जैसे, और प्रॉफिट लॉस के लिए क्या आएगा, एसपीसी। तो ये चेन है, ठीक है। ये चेन ऐसे बनी हुई रहती है जहां पर एमपी का सेलिंग प्राइस से संबंध निकालो, और सेलिंग प्राइस का अगर सीसी से निकालना है तो प्रॉफिट लॉस चाहिए। ओह माय गॉड। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते। सर आपका फाउंडेशन बैच है जो एक है जो 2 ईयर से चल रहा है, तो उसके 3 बेसिस कंप्लीटेड है शायद जी, आपकी प्रोफाइल पे दिखा था, और एक जो है जी उसका 3 ही है। तो मैं कौन सा वाला कर लूँ जो सीधे पे कवर हो जाएगा, वो जो 2 ईयर से है वो वाला कर लूँ या ये नया वाला? दोनों से कवर हो जाएगा। वो और ये बिल्कुल डिफरेंट है। डिफरेंट का क्या होता है, जैसे मेरी आदत क्या है, मैं वो वाला अध्यापक नहीं हूँ, मैंने इसको पहले पढ़ाया है, वो उसमें अलग लेवल का कंटेंट है, अलग लेवल की थियरी है। अब देखो ये वाला है, इसका क्राइटेरिया अलग है, इसका सेंस की क्वेश्चन एक ही कॉपी नहीं होगा, सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं है, कंटेंट अलग है पूरा। जी जी, तो सर इसके तो सर इसके जो है नए वाले के, इसके शायद अभी 3 ही कंप्लीट हुए हैं ना फाउंडेशन बैच जो है? हाँ, तीसरा ही चल रहा है, इसमें भी परसेंटेज कंप्लीट हुआ है, टॉपिक चल रहा है। जी जी, तो सर एक लास्ट क्वेश्चन है कि मतलब ये कब तक कंप्लीट हो पाएगा? मार्च में जो अप्रैल में एग्जामिनेशन है, तो अप्रैल में एग्जाम है। जी जी तो ये तो भी अर्थमेटिक खत्म होगा, एडवांस में मेरा ऑलरेडी एक पड़ा हुआ है, वैसे वो उससे एडवांस कवर कर सकते हो आप। जी जी, क्योंकि सर मुझे ये लाइव देखने का टाइम नहीं मिल पाता है, बहुत पढ़ने का बर्डन होता है, तो मुझे बता दीजिएगा प्लीज सर स्ट्रेटजी क्या होगा कि मैं आपका कौन सा कवर कर लूँ कि सीजीएल के लिए सफिशिएंट होगा? सीजीएल के लिए एक तो ये पढ़ लो आप, अभी अगर पढ़ रहे हो, या फिर मेरा पुराना वाला अगर आप कवर कर रहे हो, तो जिस भी बैच से पढ़ रहे हो लगातार पढ़ो। जैसे कि मान लो आपके कोई भी सब्जेक्ट का कोई पर्टिकुलर टॉपिक वीक है, एडवांस मैथ है, देखो मैंने जो फाउंडेशन में पढ़ाया है ना, काफी एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाया है। मतलब मेरा बैच वो वाला बैच नहीं है कि आप आए और 10 दिन में खत्म करके, ऐसा नहीं है वो। अगर एक्चुअल में बता रहा हूँ, अगर किसी ने मन लगा अगर वो पढ़ लिया या ये पढ़ लिया और वो जो पुराना वाला है वो भी पढ़ लिया, तो कंप्लीट मैथ कवर होगी। तो सर मैं दोनों पढ़ लूँ क्या? फाउंडेशन बेसिस उसमें 6 है और इसमें जो नया है वो करो। अगर इस चीज का एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो रेगुलर 10 दिन पढ़ के आओ, है ना। पहले भी शायद अपनी बात हुई है ना। सर बात हुई थी और मैंने थोड़ा किया, लेकिन बीच में थोड़ा कंफ्यूजन आया कि मैं दोनों कर लूँ, या करने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सारे कर लूंगा, क्योंकि मैं दिन में 14 घंटे कंटिन्यू 15 घंटे दे देता हूँ। तो मुझे यही कंफ्यूजन था कि मैं सारा कर लूँ या मतलब वो कर लूँ, यही थोड़ा कंफ्यूजन था बस। सारा मत करो, जैसे मान लो परसेंटेज आपने कवर कर लिया, तो ये हो गया। थियरी वाला पोर्शन कवर हो जाने के बाद प्रैक्टिस तो आप कैसे भी करो, मैंने इतनी सारी फाइल्स दे रखी है कि अगर आप परसेंटेज के मेरे क्वेश्चन देखोगे ना, 500 क्वेश्चन है, तो अपने आप ही कॉन्फिडेंस दे देती है वो चीजें। आप उन क्वेश्चन को लगाओ बैठ के, फिर प्रीवियस ईयर पेपर लगा लो, हो जाएगा। उसके बाद प्रॉफिट लॉस चल रहा है तो उसको कवर अप कर लिया। तो सर मैं आपके सारे जो फाउंडेशन बैचेस पार्ट करके हैं वो कर लेता हूँ, और एक नया फिर से जो आया है वो कर लेता हूँ। हाँ, यही चल रहा है वो नया वाला जो है ना। अच्छा, और बाकी सेट्स वगैरह जो मारने होते हैं वो लगाते रहो। सेट तो रीजनिंग के लिए आप लगातार एक पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली लगाओ। वो बुक से लगाऊं या मतलब आपके बैचेस में होंगे वो सारे? मेरे बैचेस में रीजनिंग तो नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे बैच में आपको यहाँ पर मैं जो प्रैक्टिस दे रहा हूँ वो सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है दोनों तरफ। ठीक है, तो पहले मैं सर ये दोनों कर लेता हूँ फाउंडेशन का, उसके बाद मैं फिर कॉल करके आपसे पूछ लूंगा। ठीक है सर, ठीक, नमस्ते। देखिए सर, यहाँ पर हमारे पास क्या है, मैंने रिलेशन बताया आपको, तो अब आप चलते हैं बिल्कुल बेसिक वाले माध्यम से। जहाँ मैं कह रहा हूँ कि 20% की छूट देता है, 20% की छूट का क्या मतलब है? 5 से 4, ये अगर आपकी एमआरपी है तो आपका सेलिंग प्राइस ये होगा, नहीं होगा ये बताओ, बोलो। और 30% का प्रॉफिट है, तो मैं ये कह सकता हूँ 10 अगर मेरा सीपी है तो 13 मेरा एसपी होगा नहीं होगा ये बताओ। आप पहले आराम से सोच लो, फिर देखेंगे अपन कि अब तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है या नहीं कर रहा, या फिर दिमाग भी बाहर से मंगाना पड़ेगा। कर रहा है? अब इन दोनों अनुपातों में ऐसी कौन सी चीज है जो सेम होनी चाहिए? सर दोनों में कुछ तो कॉमन दिख ही नहीं रहा। मैंने कहा एक चीज है, वो सेलिंग प्राइस है, बराबर होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। इसमें 13 का गुणा कर दिया, फिर अब बराबर होने के लिए 13 का गुणा किया है तो यहाँ 4 का गुणा करना पड़ेगा। कोई दिक्कत? बोले नहीं। अगर आपको लाभ निकालना हो, लेकिन कब? जब कोई छूट ना दी जाए। तो जब मैं बोलता हूँ कि आपने 0 डिस्काउंट दिया है किसी चीज में, अगर आप किसी चीज में 0 डिस्काउंट पर बेच रहे हो, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी जो एमआरपी है वही आपके सेलिंग प्राइस के बराबर है? ऑब्वियसली हाँ, बिल्कुल है। और क्यों ना हो, क्योंकि जब आप कोई छूट नहीं दे रहे हो, देयर इज नो डिस्काउंट, तो जब हम कभी छूट नहीं मिलती हमें, तो हम क्या करते हैं? हम उसकी एमआरपी पर तो लेकर आते हैं चीज को। सुरेश बाबू कह रहे हैं सर मेरा डाउट देख लो लास्ट में, मैं देख लूंगा, लेकिन डाउट की पर सही लिख के भेजो मेरे को एक बार फटाफट से। चलिए, तो यहाँ एमआरपी बराबर एसपी हो गया,
डिस्काउंट दे रहे हो तो 5 से 4 हो गया सर। 10,400 कोई यूज नहीं है सर, नहीं है ना, दिक्कत है, यूज होगा ही नहीं इसका। हाँ ठीक है, कब हो सकता है? जब सीपी पूछे आपसे, कब होगा? जब सीपी पूछ सकता है तब होगा सर। एसपी 65 कैसे आया? ये ना 13/5 अब आप बोलो, ये ना 13/5 अब बताओ जल्दी से लिखो सर। ये तो एमआरपी है, बोलो ये तो एमआरपी है। तो भाई मैं यही तो कह रहा हूँ कि जब डिस्काउंट नहीं होगा तो एमआरपी ही सेलिंग प्राइस के बराबर है, तभी तो पैसा दिया मैंने सेलिंग प्राइस। आई बात समझ में? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करके बताओ। आ रहा है क्या? पिछले वाले प्रश्न में एक जुगाड़ और कर सकते थे अपन, बोले सर क्या? एमआरपी और टीपी का रेशियो निकाल सकते थे डायरेक्टली, जो कि क्या होता 100 प्लस टी, और एमआरपी के साथ क्या होता 100 माइनस का टी। तो यहाँ पर क्या आ रहा है सर? 100 प्लस का पी, तो ये होता 130, और 100 माइनस का टी ये होता 80। तो एमआरपी और टीपी का जो रेशियो आ रहा है डायरेक्टली तो 13/8 आता। अब आपको प्रॉफिट निकालना था, निकालना था नहीं निकालना था? निकालना था। तो प्रॉफिट कैसे निकालते आप? एमआरपी ही यहाँ पर सेलिंग प्राइस के बराबर था। रीजन मैंने आपको बताया क्यों, क्योंकि गुरुजी अरे वो डिस्काउंट तो 0 है ना इसलिए। तो 5 का प्रॉफिट हो गया 8 के रेस्पेक्ट में इंटू 100, तो यहाँ से परसेंटेज प्रॉफिट भी निकल कर आ जाता 62.5। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा सर और क्या निकाल सकते थे? एक एमआरपी और सीपी का जब रेशियो आ गया तो आप सीपी भी निकाल सकते हो। कैसे? जब एमआरपी आपको दिया हुआ है 10,400, तो 13 8 104 6400 आपका सीपी आ गया। ये भी आपका फायदा है इससे। एसपी भी आप निकाल सकते हो। कैसे? जब आपका सीपी आ गया तो एसपी भी निकल जाएगा, क्योंकि 30% का लाभ हो रहा है ना। तो 6400 का 130/100, 13 चौके 52, 13 सिंह 78 और 5 8320। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छी बात। तो यार नए नए जो आते हैं उनका कमेंट इग्नोर किया जाता है। ठीक है तो पुराने हो जाओ पहले। पता ही है रूल, पता है, इसको क्यों टेंशन ले रहे हैं? आइए एक दुकानदार एक मेज को 20% की छूट पर बेचता है और 60% लाभ अर्जित करता है। यदि वह उसी मेज को 40% की छूट पर बेचता है तो नया लाभ, आराम आराम से बताऊंगा। 20% की छूट का मतलब क्या होगा सर? 5 से 4। ये अगर एमआरपी है तो ये सेलिंग प्राइस है, और 60% का लाभ होता है तो 60% लाभ को रेशो में लिखो 5 से 8। किसी को कोई समस्या है क्या डियर स्टूडेंट? कौन सी चीज बराबर होगी? सेलिंग प्राइस। 2 का गुणा कर दिया लो। अब क्या रेशो सेट है? क्या सेट है भाई? ये 8 है, ये भी 8 है, और हो गया सेट। ठीक है, अब बोला जा रहा है यदि उसी मेज को 40% की छूट पर बेचता, 40% की छूट मतलब 5 से 3 पर, तो बराबर है कि नहीं? 2 से गुणा कर दो, एमआरपी तो सेम ही रहेगी। तो नया लाभ बता दो। तो नया सेलिंग प्राइस 6 है और 5 आपका क्या है? कॉस्ट प्राइस है। तो 5 आपका कॉस्ट प्राइस है, 6 सेलिंग प्राइस है, तो लाभ कितना हो रहा है? 20%। अच्छा लग रहा है ना गजब का मेथड? अब तकलीफ है किसी को तो बोलो भाई, वो ऊपर वाले की कंडीशन थी, नीचे वाले में 40% छूट है, एमआरपी को तो सेम करना पड़ेगा, क्योंकि एमआरपी ऑफ द प्रोडक्ट ऑलवेज विल बी सेम, इसको सेम रहेगी। तो एमआरपी को सेम किया तो सेलिंग प्राइस आ गया 6, और सीपी का भी बदलता है क्या? नहीं, सीपी का भी बदलता नहीं। सर एफसी सेम क्यों? देखो मेरी बात सुनो, यहाँ 2 कंडीशन है। ये वाली तो पहली कंडीशन है, क्लियर हो रही है क्या? यहाँ तक फुल स्टॉप तक पहली कंडीशन है। तो आप क्या करोगे? इस पहली कंडीशन की लाइन को, ये है लाइन, तो इन दोनों में कॉमन क्या था? सेलिंग प्राइस था ना, तो उनको पहले बराबर कर दिया आपने। ठीक है, अब आप ये नहीं कहोगे कि सर 40% की छूट, तो इस सेलिंग प्राइस का इस सेलिंग प्राइस से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुकात नहीं है, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो चेंज होता ही रहता है यार। लेकिन ताल्लुकात किस चीज से रहेगा? एमआरपी से, क्योंकि जो प्रोडक्ट की एमआरपी होगी वो तो पहले भी सेम ही रहेगी और अभी भी सेम रहेगी। सीपी जो पहले था वो भी अभी रहेगा, तो एसपी निकल कर आया नया वाला। तो 5 अगर सीपी है, 6 अगर एसपी है, तो
के लिए देखो ऐसी बात है, पहले यहाँ 4 का गुणा करो और फिर यहाँ 5 का गुणा करो। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेरा नया एमआरपी आ गया? प्लीज लुक इनटू दिस, दिस इज माय न्यू एमआरपी। इंक्रीज कर दिया ना, 25% ज्यादा इंक्रीज कर दिया। और मैं कह सकता हूँ कि मेरा ये 16 क्या है, 16 मेरा सीपी है, 16 यूनिट। ठीक है, यदि वह नए अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है तो नया अंकित मूल्य ये रहा 25। इस पर अगर मैं 20% की छूट दे रहा हूं तो मैं 20 यूनिट पर बेच रहा हूं, कितने का लाभ हो रहा है? 4 का, 16 के रेस्पेक्ट में इंटू 100, 25%। क्लियर है? किसी को तकलीफ आ रही हो तो आने दो, धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप बनाइएगा, सारी फाइल आपके सामने है। डिस्काउंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो मैंने डाले हैं। डिस्काउंट हम सीखेंगे भी कल और थोड़ा सा थ्योरी भी पढ़ेंगे डिस्काउंट। ठीक है, तो टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन सारे